हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आज की फ्यू मिनट सीरीज में हम डिस्कस करेंगे नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स, जिसका मेजॉरिटी फोकस जो है पाम ऑयल पे। ना जितना इंपॉर्टेंट है इस स्कीम को समझना, उतना ही इंपॉर्टेंट है एक पर्सपेक्टिव को भी डेवलप करना। सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स या मेंस के लिए नहीं, बल्कि इंटरव्यू के लिए भी एक वाइडर पर्सपेक्टिव होना जरूरी है। तो आज के हमारे लेक्चर का एजेंडा यही है कि आपके पर्सपेक्टिव को और ज्यादा वाइडन किया जाए। Now, before I start with the scheme, आपको सिचुएशन समझना पड़ेगा, सिनारियो समझना पड़ेगा कि इस स्कीम की हमें जरूरत क्यों पड़ी। सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज तो ये है कि इंडिया में 98% ऑफ पाम ऑयल का प्रोडक्शन 3 स्टेट्स में हो रहा है, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड केरला। Now, why only these 3 states? देखिए, एक चीज तो पक्की बात है कि कोई भी क्रॉप कहीं जेनेरिक क्यों लगाई जाती है, बिकॉज वहां पे आइडियल कंडीशंस है उस क्रॉप के ग्रो होने की। तो दिस इज अ वाटर गजलिंग क्रॉप, बहुत ज्यादा वाटर की जरूरत होती है, व्हिच मींस कि जितने भी कोस्टल स्टेट्स हैं डेफिनेटली वहां पे तो वाटर की अवेलेबिलिटी होगी ही होगी। इसके अलावा जो एक इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है कि बाकी स्टेट्स क्यों बहुत ज्यादा पाम ऑयल प्रोडक्शन में नहीं आए, दैट इज कि पाम ऑयल जब प्रोड्यूस होता है तो जो आपको कॉस्टिंग होती है उसकी, वो होती है इन टर्म्स ऑफ फ्रेश फ्रूट बंचेस। फ्रेश फ्रूट बंचेस से जो है आपका ऑयल जो है लिया जाता है। तो इनकी जो प्राइसिंग है वो इंटरनेशनल प्राइस पे डिपेंड करती है, इंटरनेशनल क्रूड पाम ऑयल का प्राइस। अब इमेजिन कीजिए वो सिचुएशन जहां पे इन प्राइसिंग में फ्लक्चुएशन हो। अगर प्राइसिंग में फ्लक्चुएशन हो तो क्या होगा, देयर कुड बी अ सिनेरियो जो इंडियन फार्मर्स को नुकसान हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि गवर्नमेंट इंटरवेंशन नहीं है, गवर्नमेंट का कोई प्रॉपर सपोर्ट नहीं है, इस वजह से फार्मर्स कैटेगोरिकली इंटरनेशनल प्राइसिंग पर डिपेंड करते हैं। एंड बिकॉज ऑफ नो सपोर्ट फार्मर्स जो है इन लेट्स से इस तरह की ऑयल पाम की प्रोडक्शन में नहीं आना चाहते। अगर आप बाकी स्कीम्स देखें या लेट्स से बाकी क्रॉप्स देखें तो आपको एमएसपी दिया जाता है बहुत सारी क्रॉप्स में। तो फार्मर डेफिनेटली ऐसी क्रॉप्स को जो है फेवर करेंगे जिनमें उन्हें एक अमाउंट का रिटर्न अश्योर्ड है। पाम ऑयल में क्योंकि गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं है, राइट, रादर इस स्कीम से पहले नहीं था, अश्योर्ड प्राइस नहीं था, अश्योर्ड रिटर्न नहीं था, तो फार्मर जो है बहुत ज्यादा इसमें इन्वेस्ट नहीं करते थे। इसीलिए आप देखोगे कि इन्हीं 3 स्टेट्स में ज्यादा प्रोडक्शन थी और बाकी बहुत ज्यादा नहीं रही है। आगे हम देखेंगे कि इस स्कीम में अब जो है नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स को, अंडमान निकोबार के रीजन्स को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। वील सी व्हाई। इसके अलावा कुछ और कंडीशंस भी हैं जो कि हुई, इस वजह से इंडिया को इस स्कीम को लाना पड़ा। नाउ इंडिया जो है मेजॉरिटी लेट्स से जितना भी एडिबल ऑयल इंपोर्ट करती है, उस पूरे एडिबल ऑयल में से 55% पाम ऑयल को इंपोर्ट करती है। तो कहीं ना कहीं जो इंडिया का स्कीम है आत्मनिर्भर भारत, जो इंडिया चाहता है कि वो सेल्फ रिलायंट बने, उस तरफ जो है ये कदम नहीं जा रहा था, बिकॉज मेजॉरिटी पाम ऑयल आप क्या कर रहे थे, इंपोर्ट कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं पाम ऑयल की इंडस्ट्री में खुद को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए भी इस स्कीम की बात की गई है, जहां पे पाम ऑयल की प्रोडक्शन बढ़ाई जाए। ऑल्सो पैरेलली कुछ और भी चीजें हुई। सो बेसिकली इंडिया या रादर मलेशिया और इंडोनेशिया जो है मेजॉरिटी आपका पाम ऑयल प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट दुनिया में यही करते हैं। तो यहां से जब इंडिया में पाम ऑयल आता था तो इन दोनों कंट्रीज के साथ इंडिया का अग्रीमेंट था कि जो भी पाम ऑयल आएगा इंडिया उस पर जो है ड्यूटीज नहीं बढ़ा सकता। तो बहुत समय से एक कांस्टेंट प्राइस पे ही ये चीजें आ रही थी, जिस वजह से दीज वुड बिकम चीपर देन द पाम ऑयल दैट वाज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया, जिस वजह से इंडिया का जो पाम ऑयल है वो और ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहा था। तो ये भी एक कंटेंशन रहा कि कहीं ना कहीं व्हेन दीज अग्रीमेंट्स केम टू एन एंड, तो इंडिया ने कोशिश की कि अपनी पाम ऑयल प्रोडक्शन पे जो है काम किया जाए। ऑल्सो पैरेलली एक और चीज हुई ना, अगर आप करंट अफेयर्स फॉलो करते हो तो कहीं ना कहीं आपने पढ़ा है कि ईयू जो है बायोफ्यूल्स की तरफ, रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जो है शिफ्ट होना चाहता है। सो अगेन जो इंडोनेशिया मलेशिया से एक्सपोर्ट वहां जा रहे थे पाम ऑयल के, दे हैड टू बी डिवर्टेड टुवर्ड्स बिकमिंग अ बायोफ्यूल। तो अब क्या हुआ, इंडोनेशिया मलेशिया ने पाम ऑयल को यूज किया बायोफ्यूल बनाने में, तो उनके जो एक्सपोर्ट्स थे टुवर्ड्स इंडिया वो भी कहीं ना कहीं कम हो गए। तो इंडिया की रिक्वायरमेंट क्या थी, 55%, उतना एक्सपोर्ट जो है इंडिया की तरफ नहीं आ पाया, इंडिया उतना इंपोर्ट नहीं कर पाया। तो ये भी एक रीजन रहा कि इंडिया जो है कहीं ना कहीं रियलाइज कि अगर किसी और कंट्री से एक्सपोर्ट आना कम हो जाता है, रादर देन वर्किंग ऑन द एक्सपोर्ट वी शुड वर्क ऑन इंक्रीजिंग आवर ओन डोमेस्टिक प्रोडक्शन ऑफ पाम ऑयल। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन रहा इस स्कीम के आने का। प्लस
गवर्नमेंट ने असेस किया कि जितना भी टोटल लैंड है उसमें से अगर हम देखें नॉर्थ ईस्ट जो है काफी ज्यादा फिट है फॉर ऑयल पाम कल्टिवेशन। व्हाई? बिकॉज वहां पे जो सॉइल है, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, जो रेनफॉल है, वो एप्रोप्रिएट है इस पाम ऑयल कल्टिवेशन के लिए। एंड नॉट ओनली नॉर्थ ईस्ट, अंडमान निकोबार में भी देखा गया कि सॉइल क्लाइमेटिक कंडीशंस बहुत अच्छी थी, रेनफॉल बहुत ज्यादा थी, इस वजह से वो भी आइडियल कंडीशंस मानी गई। इसीलिए कहीं ना कहीं जब भी हम इस स्कीम की बात करेंगे तो आप देखोगे स्पेसिफिक फोकस दिया गया नॉर्थ ईस्ट पे एंड अंडमान एंड निकोबार पे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहां से आती है हमारी स्कीम कि इन सभी चीजों के चलते इवेंचुअली इंडिया को जो है नेशनल मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स विद स्पेशल फोकस ऑन ऑयल पाम को जो है शुरू करना पड़ा। और यहां पे अगर आप देखें जितना आइडिया था कि एरिया और प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाए ऑयल सीड्स की एंड कैटेगोरिकली स्पेसिफिक ऑयल फार्म की, उतनी ही ज्यादा कोशिश की गई कि नॉर्थ ईस्ट और अंडमान निकोबार में इस पे ज्यादा फोकस किया जाए बिकॉज क्लाइमेटिक कंडीशन सूटेबल थी। तो आप देख रहे हैं सेम चीजें यहां पे रिपीट हो गई। ऑल्सो बिकॉज इंडिया को कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट से बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं हो रहा था, मलेशिया स्टॉप्ड एक्सपोर्टिंग अ लॉट टू इंडिया, प्लस इंडिया का जो आइडिया था आत्मनिर्भर भारत का वो भी फोकस नहीं हो पा रहा था। तो इंडिया ने कहा कि वील शिफ्ट टू सेल्फ रिलायंस और हम इनकी प्रोडक्शन पे काम करेंगे। ठीक है, अब यहां पे जो एक कैच है, इट्स अ सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। तो मैंने आपको हमेशा बताया है दो तरह की स्कीम्स होती हैं, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम में क्या होता है कि सारी फंडिंग होती है बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में द फंडिंग इज डिवाइडेड बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट। तो ये भी एक ट्रिवियल पॉइंट है जो आप याद रखेंगे। लॉजिक आपको समझ में आ गया है, बट ये ट्रिवियल पॉइंट्स भी याद रखना जरूरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आइडिया क्या हुआ कि अपनी डोमेस्टिक प्रोडक्शन पाम ऑयल की जो है इंक्रीज की जाएगी बाय 2025-26 एंड अगेन बाय 29-30। तो कुछ टारगेट्स हैं जो कि आप याद रखेंगे। यहां पे एक और जो ट्रिवियल पॉइंट है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, कि ऑयल पाम के लिए पहले एक स्कीम होती थी, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन ऑयल पाम प्रोग्राम। जब ये नया प्रोग्राम आया तो इस प्रोग्राम को उसके अंदर सबस्यूम कर लिया गया। तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकता है कि कौन सा प्रोग्राम जो है हमारे पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंदर सबस्यूम हुआ है, तो उसके लिए भी एक ट्रिवियल डेटा यहां पे आपको दिया गया है। ठीक है, चलिए अब इस स्कीम के कंपोनेंट्स क्या है। देखो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी इंडिया में, प्राइस अश्योरेंस की। तो इसी चीज को किया गया कि प्रेजेंटली जो प्राइसेस हैं फ्रेश फ्रूट बंचेस के, ये लिंक्ड है इंटरनेशनल सीपीओ प्राइसिंग के। सो इररिस्पेक्टिव ऑफ द फ्लक्चुएशन देयर, गवर्नमेंट ने कहा कि जस्ट लाइक एमएसपी कुछ मिनिमम प्राइस हम डिसाइड करेंगे। तो द मिनिमम प्राइस वाज योर वायबिलिटी प्राइस, कि अगर आपको ये वायबिलिटी प्राइस नहीं मिला तो जो भी गैप होगा सरकार जो है वाया डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आपके अकाउंट में वो पैसा ट्रांसफर कर देगी। तो अल्टीमेटली जो प्रॉब्लम थी कि अश्योरेंस नहीं है सरकार की तरफ से, वो जो है रिजॉल्व कर दी गई। प्लस जो भी इनपुट्स या इंटरवेंशंस लगेंगे इस पूरे प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के लिए, उन पर भी सरकार जो है कॉन्स्टेंटली असिस्टेंट देती रहेगी। तो ये दो आपके स्कीम कंपोनेंट्स हैं जो आपसे प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, चलिए नाउ आपने पढ़ा क्यों जरूरत पड़ी इस प्रोजेक्ट की, फिर आपने पढ़ा प्रोजेक्ट में एग्जैक्टली क्या पॉइंटर्स है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड कि इश्यूज क्या है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। नाउ जब इस प्रोजेक्ट की बात हुई तो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स एंड अंडमान रीजन्स में, अंडमान एंड निकोबार रीजन्स में आपको पता है ट्राइबल पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। यहां पे एक प्रॉब्लम हुआ कि सबसे पहले ये जो ट्राइबल लैंड्स है, ट्राइबल फार्मर्स जो हैं उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है। तो ऐसी क्रॉप जो बहुत ही वाटर गजलिंग क्रॉप है, जो बहुत ही वाटर लेती है, प्लस इनका जेस्टेशन पीरियड भी जितना लंबा है, इसलिए सूटेबल नहीं होता है छोटे फार्मर्स के लिए, कैटेगोरिकली ट्राइबल फार्मर्स के लिए इन फसलों को उगाना। प्लस इन रीजन्स में जब भी आप अंडमान या नॉर्थ ईस्ट की बात करते हो, जब आप फॉरेस्ट रिपोर्ट भी पढ़ते हो, आप देखते हो यहाँ पे बहुत ज्यादा फॉरेस्टेड लैंड है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, इकोलॉजिकल फ्रेजाइल लैंड है। तो ये भी कहा गया कि इन रीजन्स में यदि पाम ऑयल की कल्टिवेशन शुरू होगी तो वाइल्ड लाइफ इंडेंजर्ड होंगी। यहाँ जो बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है या इकोलॉजिकली फ्रेजाइल रीजन्स है वो भी इन प्लांटेशन से अफेक्ट हो सकते हैं। तो ये कंसर्न्स हैं जो आप याद रखोगे। यदि आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आप डायरेक्ट कंसर्न अपने एग्जाम में ड्रॉप कर सकते हैं।
ऑल्सो एक और तीसरा जो इशू यहाँ पे आया कि ये कहा गया कि पाम जो है नॉर्थ ईस्ट इंडिया की अपनी स्पीशीज नहीं है, अगर वहां इंट्रोड्यूस की जाती है तो इट विल एक्ट एज एन इन्वेजिव स्पीशीज, और एक बार ये स्पीशीज इन्वेड करती है तो किस तरह से वहां पे इसकी ग्रोथ होगी, इस पे स्टडीज की जानी चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा कंसर्न रहा। अब इससे एसोसिएटेड 3 कंसर्न्स हमने पढ़ लिए, 2 कंट्रीज की केस स्टडीज भी है जो कि इंडिया के काम आ सकती है, जिनका इंडिया को ध्यान रखना चाहिए। फॉर एग्जांपल श्रीलंका में भी वही सेम कंडीशंस हैं जो अंडमान निकोबार में है, तो डेफिनेटली अगर अंडमान में ये पूरा का पूरा जो है प्रोग्राम चल सकता है तो श्रीलंका में भी हो रहा होगा। लेकिन रिसेंटली लास्ट ईयर देखा गया कि श्रीलंका ने पूरा का पूरा जो ऑयल पाम का प्रोग्राम है उसे डिसअवाउ कर दिया कि हम तो जी ये चीज आगे नहीं करेंगे। एंड द रीजन दैट दे गेव इज कि इस क्रॉप ने बीइंग एन इन्वेजिव क्रॉप रिप्लेस कर दिया उन सारी क्रॉप्स को जो कि एनवायरमेंटल फ्रेंडली क्रॉप्स थी, राइट, क्योंकि पानी बहुत ज्यादा चाहिए था, जो लोकल स्ट्रीम थी वो डाइड, प्लस इट एक्टेड एज एन इन्वेजिव स्पीशीज उस इकोसिस्टम में जो कि वहां पे गए, और वहां पे जो कि नेटिव प्लांट्स एंड एनिमल्स थे उनको भी जो है इसने बहुत ज्यादा जो है अफेक्ट किया है। इसीलिए जितनी भी एग्जिस्टिंग प्लांटेशंस थी पाम ऑयल की उन्हें खत्म किया जा रहा है, प्लस जो पाम ऑयल इंपोर्ट्स हैं उनको भी बैन किया जा रहा है। तो दिस विल एक्ट एज अ केस स्टडी फॉर इंडिया बिफोर इंडिया स्टार्ट्स इंप्लीमेंटिंग द एंटायर स्कीम। नेक्स्ट, मलेशिया और इंडोनेशिया की ही बात कर लेते हैं। हम कह रहे हैं कि वर्ल्ड का 85% पाम ऑयल जो है मलेशिया और इंडोनेशिया जो है प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन अगर देखा जाए इसके अगेंस्ट भी बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट है। आप देखोगे इन पाम ऑयल को ग्रो करने के लिए बहुत ज्यादा रेन फॉरेस्ट को जो है क्लियर करना पड़ा, उन रीजन्स में जो भी वाइल्ड लाइफ हैबिटेट थे उनको जो है इसका अफेक्ट हुआ, जो लोग इन पे रह रहे थे, राइट, जो ट्राइबल या ट्रेडिशनल कम्युनिटीज थी उनमें कॉन्फ्लिक्ट हुआ, और बिकॉज वर्ल्ड का पाम ऑयल बहुत ज्यादा ये इंडस्ट्री आगे थी इन टर्म्स ऑफ एक्सपोर्ट्स, तो यहाँ पे जो लेबर था उसको भी जो है एक्सप्लॉइट किया गया, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा रिजेंटमेंट आई कि यहाँ से जो है पाम ऑयल जो है कहीं ना कहीं जो है डिवर्ट होना चाहिए। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन था कि मलेशिया ने आज बायोफ्यूल्स की तरफ इसको फोकस कर दिया है। ठीक है जी, तो ये कुछ पॉइंटर्स थे जो आप अपने एग्जाम में कोट करेंगे जब भी आप इस पे आंसर लिखेंगे। लेकिन सरकार क्या कह रही है? गवर्नमेंट सेज कि हम जब ऑयल सीड्स की बात करते हैं, पहली बात वो करते हैं कि बहुत सारे ऑयल सीड्स हैं। व्हाई इज इट कि सरकार का मेन फोकस पाम ऑयल पे है? बिकॉज मान लीजिए कोई भी और ऑयल सीड है, 1 हेक्टेयर से जो प्रोडक्टिविटी बाकी ऑयल सीड की है, पाम ऑयल की प्रोडक्टिविटी कहीं ज्यादा है। मान लीजिए 1 हेक्टेयर पे यदि मस्टर्ड ऑयल उगा दिया जाए तो उसकी प्रोडक्टिविटी उतनी नहीं होगी जितनी 1 हेक्टेयर ऑफ पाम ऑयल की होगी। तो कहीं ना कहीं सरकार के लिए बिकॉज प्रोडक्टिविटी ज्यादा है इसलिए हम पाम ऑयल पे जो है फोकस कर रहे हैं। प्लस ये भी कहा जा रहा है, सरकार का कहना है, आप इनको एग्जाम में लिख सकते हैं बिकॉज गवर्नमेंट द्वारा दी गई स्टेटमेंट्स हैं कि जो भी प्लांटेशन नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में लगाई जा रही है वो ऑलरेडी क्लियर्ड है फॉर कल्टिवेशन। सो बेसिकली ऑन पेपर ये सब कुछ क्लियर्ड है एंड सरकार के हिसाब से ये बायोडाइवर्सिटी को जो है बहुत ज्यादा फोकस में नहीं लेके आएगा। प्लस सरकार का ये भी कहना है कि हम जो है 55% ऑफ द टोटल एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स का, टोटल एडिबल ऑयल इंपोर्ट्स का 55% पाम ऑयल होता है। तो कोशिश ये है कि इंडिया सेल्फ रिलायंस की तरफ जाए, डोमेस्टिक प्रोडक्शन को बढ़ाए। ऑल्सो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट जो यहाँ पे कहा जा रहा है, अगर आप अंडमान की बात करें, आप पढ़ते भी हो कि वहाँ पे जरावा और ओंगे ट्राइब्स है। अगर वहाँ पे ये प्रोडक्शन शुरू हो जाती है तो इवेंचुअली कपल ऑफ इयर्स डाउन द लाइन इन सभी ट्राइबल्स को जो है एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगी, इनको रिटर्न्स भी आना शुरू होंगे, तो इकोनॉमिकली ये रीजन जो है और आगे बढ़ जाएंगे। प्लस एक और जो पॉइंटर सरकार कहती है कि नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में तो उन्होंने कहा कि ऑलरेडी क्लियर्ड है। अंडमान के लिए दे सेड कि ये जो प्लांटेशंस हैं ये नई प्लांटेशंस नहीं है, पहले ही ऑयल पाम की प्लांटेशंस जो है अंडमान में एग्जिस्ट कर रही थी, दे वर अबैंडन्ड, राइट, और उस समय पे सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शंस की वजह से अबैंडन कर दी गई थी। तो आज आइडिया सिर्फ यही है, हमने टीम्स वहां भेजी हैं और उनके हिसाब से इन्हीं प्लांटेशंस को जो है रिविजिट किया जा सकता है, रिवाइव किया जा सकता है फॉर दिस पर्टिकुलर पाम ऑयल कल्टिवेशन। तो
ये कुछ पॉइंटर्स हैं जो आपको पता होने चाहिए थे। अब आपको पता है व्हाट आर द कंडीशंस जिनकी वजह से ये स्कीम आई है, आपको ये भी पता है कि स्कीम के बेसिक पॉइंटर्स क्या है, एंड पैरेलली जो कंसर्न्स हैं वो भी आपको पता है, प्लस गवर्नमेंट जो कह रही है वो भी आपको पता है। तो यहां पे रादर देन गिविंग अ कंक्लूजन आपको पर्सपेक्टिव पे फोकस देना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में किस पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन आएगा इस पे आप अभी बात नहीं कर सकते। इन चीजों को एसेज में भी एज पर्सपेक्टिव लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसी के बेसिस पे लेट्स अंडरस्टैंड आप इन चीजों को कहां कहां यूज कर सकते हैं। प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, मेंस में पाम ऑयल पे क्वेश्चन आ सकता है कि इसके इश्यूज क्या है, पाम ऑयल क्यों ग्रो नहीं किया जाता। पैरेलली आप लिख सकते हैं कि इसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि जो आपका बेसिक आइडिया है कि फार्मर्स इनकम रेज करने के लिए सरकार क्या कर रही है, दिस कुड बी वन ऑफ द एग्जांपल्स कि फार्मर्स इनकम रेज करने के लिए पाम ऑयल पे भी जो है, जिस पे पहले बहुत ज्यादा फोकस नहीं था क्योंकि इट डिपेंडेड अपॉन द इंटरनेशनल सीपीओ प्राइसेस, सरकार जो है मदद कर रही है। एक और तरह के क्वेश्चन में आप इसको एग्जाम्पल यूज कर सकते हैं कि यील्ड इंक्रीज करने के लिए सरकार क्या कर रही है, तो आप डेफिनेटली इसको एज एग्जाम्पल लिख सकते हैं। प्लस ऐसे भी क्वेश्चंस आते हैं कभी कभी इकोनॉमी में कि इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा है इंडिया में, उनके रिडक्शन के क्या स्टेप्स हैं, तो ये एक रिडक्शन का स्टेप आ सकता है। प्लस ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि इंडिया हमेशा आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहा है, आपको क्या लगता है कितना सक्सेसफुल है। आप एग्जाम्पल दीजिए कि इंडिया डेफिनेटली सक्सेस की तरफ बढ़ रहा है, जिसका एक स्टेप इज दिस पर्टिकुलर स्कीम। प्लस जब आपको क्वेश्चंस आते हैं कि बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, डू यू थिंक सो, तो आप वहां पे लिखिए कि ऐसी स्कीम्स हैं जिनकी वजह से ऐसा ऑन पेपर कहा जा रहा है लॉस है, लेकिन सरकार कह रही है दैट द रीजन्स आर ऑलरेडी क्लियर्ड। सो ये भी एक इशू है जो कि आता है। प्लस इन्वेजिव स्पीशीज के कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आ सकता है, आप डेफिनेटली उसको लिखिए। प्लस ट्राइबल्स के रिलोकेशन, जब भी आपको रिलोकेशन पे क्वेश्चंस आते हैं कि लेट्स से आर द ट्राइब्स रिलोकेटेड, या ट्राइबल्स के लिए सरकार क्या स्टेप्स ले रही है, तो आप लिखिए कि कहीं ना कहीं सरकार जो है लेट्स से अंडमान में जो आपकी ट्राइब्स हैं, अगर उनको ये काम मिलता है तो उनको आउटपुट जो है या जो रिटर्न है इन नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स आ जाएगा। प्लस एक क्वेश्चन आता है नॉर्थ ईस्ट पे कि क्या आपको लगता है कि नॉर्थ ईस्ट में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नहीं है, क्या वहाँ सरकार के एफर्ट्स कम है, तो आप वहाँ पे इसे एज पॉजिटिव पॉइंट लिख सकते हैं। और इसी के कुछ पॉइंट आप नेगेटिव लिख सकते हैं कि पर ऐसा भी एनवायरमेंटलिस्ट कह रहे हैं कि वहाँ पे अगर इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी तो पैरेलली एनवायरमेंट को लॉस हो सकता है। तो आप देख रहे हैं एक सिंपल सा टॉपिक जो शायद आप एक बेसिक स्कीम की तरह पढ़ते प्रीलिम्स के लिए, हमने एक वाइडर पर्सपेक्टिव से पढ़ा है। अब प्रीलिम्स की बात करें, हम मेंस की बात करें या इंटरव्यू की बात करें, आपके पास एम्पल अमाउंट ऑफ पॉइंट्स है और आप अब कभी भी गलती नहीं करेंगे। तो इसी के साथ पढ़ते रहिए, डू वेल, रिवाइज वेल, बाय बाय।